गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन ने लास्ट क्लास में देखा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उसको अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। एक था अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर कोई एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा ये एक सदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक वो डी बाई होता है, डी बाई भी होता है और एक होता है कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि P बराबर Q इंटू डी होता है। Q इंटू डी कर सकते हैं या फिर अपन सुविधा के लिए दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को 2a मान लेते हैं। 2a इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बीच का जो O पॉइंट है उससे दोनों की दूरी बराबर बराबर अपन डिवाइड कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अदरवाइज आप d भी ले सकते हैं। तो कूलाम इंटू मीटर इसका ऐसा ही मात्रक होता है और एक मात्रक और होता है डी बाई। तो एक डी बाई के अंदर कितने कूलाम इंटू मीटर होते हैं? 3.3 10 की घात 30 के आसपास। अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन ने उसमें उसके बाद पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक उसी के अंदर निरक्ष के ऊपर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉपिक डाल लेते हैं सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि निरक्ष क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे ये माइनस Q आवेश है और ये प्लस Q आवेश है। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी 2a मान लेते हैं और बीच का पॉइंट जो है O मान लेते हैं। इसके बाद ही देखिए निरक्ष बिंदु क्या होता है, बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है ये तो होता है अक्ष और ये होता है निरक्ष। बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरेगा ये और लंबवत होगा। इस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। इस P पॉइंट पर को अपन A और B से मिला देते हैं। इस P पॉइंट पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। आपको पता है कि प्लस आवेश होता है उससे हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ होती है और जो माइनस आवेश होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पास की तरफ होती है। ये एंगल अपन मान लेते हैं थीटा। ये अगर थीटा मानते हो यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो ये हो गया एकांतर कोण, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है और ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस वाले आवेश की वजह से तो इधर की तरफ होगी, इस वाले आवेश की तरफ इधर की तरफ होगी। तो हमें इसके घटक बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो देखिए घटक कैसे बनाएंगे। इसका इधर वाला पार्ट मान लीजिए ये प्लस Q आवेश की वजह से है तो इसको अपन ले लेते हैं E प्लस Q। इसको ले लेते हैं अपन E माइनस Q। तो इसका इधर वाला घटक हो जाएगा E प्लस Q कॉस थीटा और सामने वाला घटक जो होगा वो क्या होगा E प्लस Q साइन थीटा। उसी तरह से इसका इधर वाला घटक पास वाला घटक E माइनस Q कॉस थीटा
और इधर वाला घटक हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ये जो बीच की दूरी है इसको r मानते हैं, ये 2a है तो ये हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a। इस हिसाब से ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें मानने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इस पी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा और इस माइनस क्यू आवेश की वजह से इस पी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से, प्लस क्यू आवेश की वजह से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है हमारे पास, ये है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो के क्यू और आर स्क्वायर की जगह क्या आएगी, ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अपन कह सकते हैं E प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, बीपी की दिशा में, बीपी दिशा में। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए सेकंड में अपन देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत या माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके कारण देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस प्रकार से अपन ने प्लस क्यू आवेश के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी उतनी ही है, बस केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन अब की बार किधर होगी, P से A की तरफ, क्योंकि ये माइनस आवेश है। ये हो जाएगा हमारे पास E माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, PA दिशा में। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। दोनों का अगर परिमाण देखें अपन, दोनों का परिमाण सेम है, यानी E माइनस प्लस क्यू का परिमाण बराबर E माइनस क्यू का परिमाण बराबर कितना है हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों का परिमाण बराबर है। तो यहाँ देखिए E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तथा परिमाण इनका दोनों का बराबर है, अतः एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे अपन, E प्लस क्यू साइन थीटा तथा E माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण
में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे विपरीत दिशा में, और कॉस थीटा वाले जो फैक्टर है वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तथा E प्लस क्यू कॉस थीटा व E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इसके बाद देखिए परिणामी सदिश क्या होगा। देखो ये दोनों फैक्टर तो कैंसिल हो गया, तो परिणामी क्या होगा, इन दोनों का टोटल होगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन सा वाला, ई निरक्षीय, इसका मान क्या होगा देखिए, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। और ये किस दिशा में आएंगे, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की, यानी पी कैप की दिशा तो क्या है हमारे पास, ये है, और ये वाली कौन सी दिशा होती है, माइनस पी कैप वाली। तो ये किस दिशा में आ रहे हैं, माइनस पी कैप दिशा में आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के अंदर क्या आएगा, जो डायरेक्शन आएगी वो पी कैप की जगह माइनस पी कैप आएगा, यानी किस दिशा में, बी ए की दिशा में। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, इसको लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, ये हो जाएगा E निरक्षीय बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और ये बाहर आ जाएगा पी कैप माइनस में। इसके बाद देखिए इसके आगे अपन क्या करते हैं, इस कॉस थीटा दोनों के अंदर सेम है, के पी अपन आर स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों के अंदर सेम है, यानी पूरा का पूरा फैक्टर ये दोनों सेम है। तो इस वजह से इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ई निरक्षीय इज इक्वल टू 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस पी कैप। ओके, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस कॉस थीटा का मान इस चित्र से रखते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज कौन सा वाला, AOP में, त्रिभुज AOP में क्या देखें अपन, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा इसका, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो आधार कौन सा होगा, AO, और कर्ण कौन सा होगा, AP। AO का मान अपने को पता है क्या होता है, A होता है इसके अंदर चित्र में, और इसका मान क्या दे रखा है अपने को,
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन कॉस थीटा की इस समीकरण में रख देंगे। दिस इंप्लाइज ई निरक्षीय इज इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप माइनस में। अब देखिए यहां पे ये जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर एक मान सकते हैं अपन, कुछ भी नहीं है तो एक तो होता ही है। एक इसकी पावर है और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब होती है पावर कितनी है उसकी 1/2। और हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो जो घात होती है आपस में जुड़ जाती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और आधा कितना हो गया 1.5। 1.5 को अपन लिखते हैं 3/2। ये हो जाएगा अपने पास ई निरक्षीय बराबर 2k, या 2k को भी अपन ऐसे करते हैं, k तो बाहर ले लेते हैं, q को अलग ले लेते हैं, 2a को अलग लेते हैं, यानी q इंटू 2a कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि q इंटू 2a क्या हो जाता है, p बन जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी के। ओके, यहाँ पे q इंटू 2a बराबर p वेक्टर हो जाएगा। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप 3/2। आर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो इसका मतलब क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस लगभग बराबर होता है आर स्क्वायर के। यहाँ हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे किस आर स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर की पावर 3/2 पी कैप। ये हो जाएगा के पी, ये पावर इससे कट जाएगी 2 से 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3। तो ई निरक्षीय का मान क्या हो गया, इसका मान हो गया के पी बाई आर की पावर 3 है। ये तो दिशा है इसकी, यानी पहले वाले का क्या आया था 2kp अपॉन आर की पावर 3, यानी ई निरक्षीय या अक्षीय को अपन देखें, ई अक्षीय बराबर ट्वाइस ऑफ ई निरक्षीय। ये फॉर्मूले आ गया अपने पास। इस p और p कैप को लिख सकते हैं p वेक्टर, ठीक है, क्योंकि p कैप बराबर क्या होगा हमारे पास p वेक्टर बटे p का परिमाण। तो p वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा p कैप इंटू p, तो ये तो p का परिमाण, ये p कैप। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक चलता है इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत
एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, देखिए क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइनें मैंने बताई थी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं अपन, ये लीजिए समांतर लाइन बनानी होती है, इसमें लाइनों के बीच की डिस्टेंस लगभग बराबर ही होनी चाहिए। ये हमने विद्युत क्षेत्र बना लिया, इसमें कोई द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये एक द्विध्रुव है हमारे पास। इस द्विध्रुव पर ये यहां पर प्लस क्यू आवेश है और यहां माइनस क्यू आवेश है। आपको मैंने बताया था कि माइनस क्यू आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, जबकि प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। और बल का मान क्या होता है, F बराबर QE। ये हमारे पास E है और ये F बराबर QE उसी डायरेक्शन में हो गया, जबकि यहाँ पर F बराबर माइनस QE विपरीत दिशा में होगा। ओके, ये मिडिल पॉइंट है इसका। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अभी भी अपन कितना मानेंगे, 2a मानेंगे। यहाँ देखिए एक बलाघूर्ण निकालने के लिए क्या होता है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी अपने को चाहिए होती है। बलाघूर्ण निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, ये बल इधर जा रहा है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ आगे तक है, और ये बल इधर जा रहा है, इसकी क्रिया रेखा, इन दोनों के बीच में इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी ये होगी। इसका मान अपने को कैलकुलेट करना है। ये मान लीजिए थीटा है, ये कर्ण है, कर्ण के पास वाला कॉस थीटा होता है, सामने वाला क्या होगा, लंब, और उसका मान होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये कर्ण है 2a और ये हो गया साइन थीटा। इसको मान लेते हैं अपन a पॉइंट, इसको मान लेते हैं b पॉइंट, इसको मान लेते हैं c पॉइंट। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे परिणामी बल। द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा, देखिए F परिणामी बराबर, कौन कौन से बल लग रहे हैं इसमें, सबसे पहला ये वाला QE वेक्टर, प्लस में यहाँ कौन सा बल है, माइनस QE, इसका मतलब क्या हो गया, 0। F परिणामी का मान कितना हो गया, 0 हो गया, यानी द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान कितना आ गया, 0। अब निकालते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण निकालने के लिए अपने 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक आवेश पर बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास बलाघूर्ण का, किसी एक आवेश पर बल गुणा दोनों आवेशों के मध्य की, दोनों आवेशों ने दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की
लंबवत दूरी। किसी एक आवेश पर बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी के मध्य की लंबवत दूरी। देखिए कैसे होगा। किसी एक आवेश पर बल कितना है अपने पास, QE। बल आघूर्ण को अपन लिखते हैं टॉ से। किसी एक आवेश पर बल ले लेते हैं अपन QE, कोई सा भी ले लो आप इसमें, और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी कौन सी होगी, ये वाली, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, BC। और BC का मान क्या होगा, देखिए QE इंटू BC का मान क्या होगा, 2a साइन थीटा। कैसे होगा, ये तो कर्ण है, कर्ण के सामने वाला लंब होता है, लंब को लिखते हैं कर्ण इंटू साइन थीटा, आधार को लिखते हैं कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। इस 2a को ऊपर निदल आएंगे तो Q इंटू 2a एक साथ लिख लिया अपन ने, E साइन थीटा एक साथ लिख दिया अपन। Q इंटू 2a फिर से क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। उसका मान क्या है हमारे पास, P साइन थीटा हो गया ये। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सदिश गुणनफल में क्या होता है, P वेक्टर इंटू A वेक्टर B वेक्टर बराबर क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा, और A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB कॉस थीटा। यानी ये सदिश गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है। तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं P क्रॉस E वेक्टर। ओके, ये हो गया टॉ वेक्टर, और ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो यहां पे देखिए केस नंबर 1, अगर थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे सीधा हो जाए, ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, ऐसे हो जाएगा। तो अब ऐसे हो जाएगा तो इसमें से कोई बल रेखाएं निकलेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका मान, टॉ बराबर P साइन 0 डिग्री बराबर G। टॉ का मान 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। केस नंबर 2, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। इस 180 का मतलब ये इधर नहीं आके इधर चला गया उल्टा, उस केस में क्या होगा, देखिए P साइन 180 डिग्री, टॉ का मान अभी भी 0 ही आएगा, लेकिन ये अस्थायी साम्यावस्था है। देखिए इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए जब ये 0 डिग्री पे आ रहा था, यानी इनके बीच में ये वाला केस है, तब क्या होगा, देखो ये ऐसे घूम के इधर आ जाएगा। अब इस वाले बल पर, इस वाले आवेश पर बल किधर लग रहा है, इधर, इस वाले पे इधर, यानी कोई भी अपन बीच में एक लकड़ी बांध दें, इसको इधर से खींचे, इसको इधर से खींचे, तो अब ये बिल्कुल स्टेबल रहेगी, स्थायी साम्यावस्था में रहेगी। लेकिन मान लीजिए ये ऐसे घूम के ऐसे चला गया, अब यहाँ इस प्लस आवेश पर बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ, और इस माइनस आवेश पर बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ। यानी अब बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अब आप इसको अस्थायी साम्यावस्था इसलिए कहेंगे कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो ये फट से घूम जाएगा, जल्दी से ये घूम जाएगा, क्योंकि बल अगर ऐसे लगता तो स्थायी साम्यावस्था होती, बल ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे घूम जाएगा इधर उधर, इसलिए इसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो, केस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, देखिए टॉ का मान क्या हो गया हमारे पास, P साइन
90 डिग्री और साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस समय आपको टॉ का मान मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये इसके 3 केस होते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली यूनिट अपनी ख़त्म होती है और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन कल देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल है। पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।